नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आज केमिस्ट्री का हम आखिरी चैप्टर करने जा रहे हैं जो हमारे 2020 से 2021 सेशन चला है। उसका आखिरी चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज़ मी सार्थक सिंह रावत। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कराने का इतने आखिरी में चक्कर क्या था? देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है और इस बार तो इसकी ऐसी तैसी कर दी है CBSE ICSE ने वेटेज कम करके। मैं चाहता था ये आखिरी में ही हो, जब आप सारी ड्यूटीज़ ख़त्म कर लो, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझें। अच्छी कोचिंग में इसके 1 से 1.5 महीने लग जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझने में, बट हम उतना ही कंटेंट करेंगे बट कम समय में करेंगे। तो देखते जाइए कैसे होता है, जान लगा के हमेशा। तो यार देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको समझना है ना, तो आपने पढ़ा थी एक चीज़ कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग किस तरह की होती है। बॉन्डिंग, यार बॉन्डिंग आपने बहुत तरह की पढ़ी थी। सबसे पहले आपने देखा था व्हेन देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वन एटम टू अनदर एटम, या वन एलिमेंट से अनदर एलिमेंट में अगर हमारा कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो जिसको वो इलेक्ट्रॉन मिले वो अनायन बनता है और जिसने वो इलेक्ट्रॉन दिए वो कटायन बनता है। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। देन कभी कभार कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जैसे ग्रुप 14 के हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये सब अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो इनकी 4 इलेक्ट्रॉन की है उसकी वजह से ना ये गेन कर पाते हैं ना ये लूज़ कर पाते हैं एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से। तो ऑब्वियसली फिर ये शेयर करेंगे और इस शेयरिंग वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब कंप्लीट ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉन का असली में तो अनायन कटायन बनेंगे, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं वो बनेगा। बट अगर क्या हो, शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, अगर वो गेन ना कर पाएँ, लूज़ ना कर पाएँ, तो एक तरह का बॉन्ड और बनता है जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फिर आपने मेटल के लेटेस्ट देखे होंगे, क्रिस्टल देखे होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन C मॉडल चलता है इलेक्ट्रॉन और मेटल कटायन के बीच का। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोल देते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। और फिर क्या होता है, कुछ भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो या कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट हो, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ एकता बना के रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल फोर्स। जैसे वंडरवॉल फोर्स हो गया, डेबिये फोर्स हो गया, लंदन फोर्स हो गया, या आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। बट एक नए तरह का फोर्स आया, वो लुईस के बेस पे था, वो लुईस कंसेप्ट के बेस पे था। लुईस कंसेप्ट के बेस पे एक नया तरह के फोर्स या इंटर एटॉमिक या इंटर आयनिक या इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन ने जन्म लिया। उस इंटरेक्शन में क्या होता है, लुईस कंसेप्ट के हिसाब से एक होता है लुईस बेस। लुईस बेस, लुईस बेस क्या होगा यार? या तो उस पर लोन पेयर्स होंगे या उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, या तो लोन पेयर होंगे या तो नेगेटिव चार्ज होगा। लोन पेयर जैसे अमोनिया हो गया और नेगेटिव चार्ज जैसे हैलोजन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया OH-, ठीक है। और एक साइड होते थे लुईस एसिड। लुईस एसिड आते थे जनरली ग्रुप 13 से, जैसे आपका हो गया FeCl3, डाइबोरिन BF3, AlCl3, FeBr3 एक्सेट्रा। अब ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन अबंडेंट, या इसमें इलेक्ट्रॉन हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसे और भी सरप्लस बोल सकते हो आप। सरप्लस हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बनती है अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज AlCl3 BF3 या FeCl3 जैसे लुईस एसिड को दे देता है। तो सम शॉर्ट ऑफ शेयरिंग भी है और ट्रांसफ़र भी है, एक तरह की शेयरिंग भी है और ट्रांसफ़र भी है। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जरा मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होता है, N है, H है, H है, H है और लोन पेयर है, और यहाँ है AlCl3, ठीक है। AlCl3, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। अब ये इधर को एरो गया, इलेक्ट्रॉन इधर को भेजे जा रहे हैं। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जो एक लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में बना है। यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ और कंप्लीट शेयरिंग भी नहीं हुई, सॉर्ट ऑफ ट्रांसफ़र भी हुआ और शेयरिंग भी हुई। मतलब ये दोनों मिलके 100% बनाएंगे, कुछ ट्रांसफ़र होगा कुछ शेयरिंग होगी। लेट अस से 50% बन गया और वो भी 50% बन गया, तो 100% आपका बॉन्ड बन गया। उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, 50% शेयरिंग का है और 50% आपके ट्रांसफ़र का है। अच्छा, तो ये बेसिक सा लुईस कंसेप्ट ऐसा कह गए थे कि लुईस के हिसाब से लुईस बेस और लुईस एसिड आपस में ऐसे इंटरेक्ट करते हैं और सॉर्ट ऑफ शेयरिंग और ट्रांसफ़र बॉन्ड, या शेयरिंग मतलब कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच का कुछ बनता है जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं।
यहाँ पे भी सिग्मा पाई सब चीज़ लगता है। बट इस एक बात है, लुईस कंसेप्ट के बाद इसमें कुछ प्रोग्रेस होनी थी। तो देखो प्रोग्रेस क्या हुई, प्रोग्रेस कुछ ऐसे हुई कि बाद में आए वर्नर ने अपनी कुछ थ्योरी दी, ठीक है। फिर आए आपने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। फिर वेस्पर थ्योरी के हिसाब से भी यहाँ पे कुछ बताया गया है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में भी बताया गया है। सबसे मेन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों थे? क्योंकि यार आपने देखा यहाँ पे एक तरह का ये चीज़ है, क्या है ये? लुईस बेस है। ये लुईस बेस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। अब जैसा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस किसी लुईस एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगा, वैसा वीक लुईस बेस थोड़ी करेगा। स्ट्रॉन्ग लुईस बेस जैसे किसी लुईस एसिड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ज़रूरी है क्या ऐसी इंटरेक्शन कोई लुईस बेस वीक वाला भी करे? किसके साथ? लुईस एसिड के साथ। मतलब लुईस एसिड तो फिक्स है, एक बार स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है उसकी इंटरेक्शन और एक वीक लुईस बेस की इससे लुईस एसिड से इंटरेक्शन एक जैसी नहीं होनी थी। यही हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ने बनाया। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी या इलेक्ट्रोस्प्लिटिंग थ्योरी इन सब ने बताया, ठीक है। एक और पढ़ोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रल सीरीज, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। वर्नर तो बहुत आगे चल गए। वर्नर ने ऐसी चीज़ को बोला कि जो लुईस बेस के जैसे एक्ट करते हैं उन्हें बोला लाइगेंड्स। क्या बोला? लाइगेंड्स। और जो ये होता है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जनरली देख लो एफ डी ब्लॉक का है, ठीक है। एल्युमिनियम तो नहीं है डी ब्लॉक का, जनरली डी ब्लॉक या ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और इनको इन्होंने बोल दिया मेटल आयंस, हैवी मेटल आयंस। तो मेटल आयन और लाइगेंड के बीच की जो इंट्रैक्शन है उसे भी हम कोऑर्डिनेट इंट्रैक्शन कहते हैं। और ये बस सिंपल सा कंपाउंड नहीं बनाते हैं, बहुत अलग तरह का कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड को आपने सोचा कि जब वो स्टेट सॉलिड स्टेट में ऐसा है, जैसे ही वो लिक्विड में जाएगा तो अजीब तरीके से डिसोसिएट होगा, पर वो डिसोसिएट हुआ ही नहीं। आपने सोचा था उससे FR या फ्लोराइड आयन निकलेंगे, आयोडाइड आयन निकलेंगे, निकले ही नहीं। ऐसी दिक्कतें हो गई, पता नहीं एक केज टाइप का बन गया उसमें जो प्रोटेक्ट कर रहा था, आयनाइज नहीं होने दे रहा था। तो ऐसी बहुत सी हम पे ऑब्जर्वेशंस आई। उसके बाद हमने थ्योरी बनाई कोऑर्डिनेशन की। तो बेसिक सा मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, मैं वर्नर थ्योरी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वर्नर थ्योरी के 2-3 बातें हम देख लेंगे। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ऊपर जाएंगे बच्चों, हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। बहुत अजीब सा होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कैसे होता है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे आप एक छवि देख लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की कैसी होती है। अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिखता कैसा है, फिर बाद में मैं आपको टर्मिनोलॉजीज भी बताऊंगा, बट अभी आप देख लो दिखता कैसा है। भैया ये आपकी एक चीज़ बनती है, इस चीज़ का नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। भैया यहाँ पे एक आयन या एटम आता है, इसे बोलते हैं काउंटर आयन। आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इनके बीच के जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या चार्ज इंटरेक्शन होगी। चार्ज इंटरेक्शन किन किन के बीच की? काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच की जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या चार्ज इंटरेक्शन होगी, ठीक है। और अंदर देखो क्या होता है, एक होता है सेंट्रल एटम, ठीक है, उसके साथ बहुत सारे लाइगेंड जुड़े रहते हैं। लाइगेंड 1, लाइगेंड 2, लाइगेंड क्या है? जैसे अमोनिया है, वाटर है, और भी बहुत से हैं। लाइगेंड 1 A तक, लाइगेंड B, लाइगेंड 2 B तक, ऐसे जुड़ा रहता है। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो प्योरली कोवेलेंट होती है। कैसी होती है? कोवेलेंट, सॉर्ट ऑफ शेयरिंग टाइप की इंटरेक्शन बनती है इनके बीच में, अंदर वालों के बीच में। मतलब सेंट्रल मेटल एटम और जो लाइगेंड्स हैं उनके बीच में कोवेलेंट होती है प्रॉपर्टीज़, जबकि काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो पूरा है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या चार्ज इंटरेक्शन होती है। ये आपको याद रखना है। वर्नर ने भी यही कहा, वर्नर ने भी यही कहा। अभी आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2 तरह के होते हैं। मान लो ये काउंटर आयन अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ, वो अलग बातें हैं। सारी टर्मिनोलॉजी, सारी IUPAC जो भी नोमेनक्लेचर है वो बताऊंगा। बट अभी आप ये देख लो, वर्नर ने ये कहा कि इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। 2 तरह की इंटरेक्शन होगी। मेन बात इन्होंने यही कही, 2 तरह की क्या होगी? इंटरएक्शन होगी। वो 2 तरह की इंटरेक्शन कौन सी है? सिंपल, पहली है देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरएक्शन,
देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड काउंटर आयन पूरा लिखा करो। कोऑर्डिनेशन स्पेयर और काउंटर आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। दूसरी बात ये बोली विद इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन के स्पेयर के अंदर बॉन्डिंग बिटवीन मेटल जो आपका सेंट्रल है एंड लाइगेंड, सेंट्रल और लाइगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो प्योरली कैसी होगी, कोवेलेंट होगी। प्योरली कैसे होगी, कोवेलेंट होगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तभी तो मैंने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की इंटरेक्शन होती है, ना वो कंप्लीट ट्रांसफ़र कर पाता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब पूरी तरीके से वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बन पाता, ना पूरी तरीके से वो शेयर कर पाता है, मतलब कोवेलेंट भी नहीं बन पाता। वो आपको दिख भी गया। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अंदर कैसी इंटरेक्शन है, प्योरली कोवेलेंट है। वर्नर ने बेसिकली यही कहा, बाकी इन्होंने और भी चीज़ें बोली कि यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे तो हंस रूल को फॉलो करना, हंस रूल को क्या करना, फॉलो करना। दूसरी बात ये भी बोला इन्होंने सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल भी तोड़ सकता है, सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ लगवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको मेन चीज़ें क्या बताऊंगा यहाँ पे, मेन चीज़ें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है ना वो एक तरह का एडिशन कंपाउंड होता है। देखो ना सब चीज़ जुड़ रहा है, और एडिशन कंपाउंड बेसिकली पूरी दुनिया में दो तरह के एडिशन कंपाउंड है। वो दो तरह के एडिशन कंपाउंड क्या हैं यार, एक होते हैं डबल सॉल्ट और एक होता है सिंगल एंटिटी जिसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे एडिशन कंपाउंड की। एडिशन कंपाउंड्स यार, ये एडिशन कंपाउंड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है डबल सॉल्ट, जैसे मोहर सॉल्ट हो गया, ये आपने देखा ही है। तो एक होता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब जो दो चीज़ों से मिलके बने हैं, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है कि ये एक सिंगल आइडेंटिटी होते हैं, सिंगल एंटिटी होते हैं, कहाँ, सॉलिड फेज में, बट जब भी एक्वस मीडियम में जाएंगे तो डिसोसिएट हो जाएंगे, जैसे मोहर सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ लिखना चाहेंगे। डबल सॉल्ट में क्या लिखें कि दे एग्जिस्ट एज सिंगल एंटिटी इन सॉलिड या क्रिस्टल, दैट इज दे एग्जिस्ट एज सिंगल एंटिटी इन सॉलिड या क्रिस्टल स्टेट। दे एग्जिस्ट एज सिंगल एंटिटी इन सॉलिड या क्रिस्टल स्टेट बट गेट्स आयनाइज और डिसोसिएटेड, बट गेट्स आयनाइज या डिसोसिएटेड इन एक्वस मीडियम। किसी एक्वस मीडियम में टूट जाएंगे। बाहर से तो सॉलिड फेज में या गैसेस, मतलब जब आप बाहर से देखो सॉलिड या क्रिस्टल स्टेट में तब तो ये एक ही एंटिटी दिखेंगे, बट जैसे ही हम इन्हें पानी के अंदर डालें या किसी एक्वस मीडियम के अंदर डालें तो ये आयनाइज या डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं, जैसे एक तो सबसे आप पहले लिख लो मोहर्स सॉल्ट, यह तो आपकी क्वालिटी एस्टिमेशन में बहुत यूज़ होता है मोहर्स सॉल्ट। मोहर सॉल्ट और कहाँ यूज़ होता है, टाइट्रेशन में होता है, और जितने भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होंगे वहाँ मोहर सॉल्ट यूज़ होता है। फार्मूला पता है या लिखा दूँ, क्या होता है, FeSO4 डॉट NH2 या NH4, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस डॉट SO2 डॉट 6H2O, ऐसे कुछ होता है। मेरे को इसकी ये स्पेरिकल एंटिटीज़ नहीं पता कितनी कितनी आएंगी, बट होता ऐसी है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO2 डॉट 6H2O, बट SO2 देख लोगे आप खुद, यहाँ पे SO4 होगा, और बाकी सारा बना लेना। एक और दिखा देता हूँ, इसमें एक और होता है पोटैश एलम, क्योंकि ये तो यहीं तक है इसका हमारा साथ, इसके बाद तो हमें सारा कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये मोहर सॉल्ट देखो जरा अपनी कॉपी से कितना है, नेट नोट से सर्च मारो FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस डॉट SO4 डॉट 6H2O, है नहीं है, देखो। देन पोटैश एलम तो K का सॉल्ट होगा, तो K2SO4 डॉट SO4 होल ट्वाइस, K2SO4 डॉट SO4 होल ट्वाइस। एलम भी है ना, तो एल्यूमिनियम भी होगा, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल ट्वाइस, और यहाँ XH2O लिख दें 24 H2O। ठीक है, तो ये याद रखना, पोटैश एलम में मोहर सॉल्ट है, मुझे नहीं पता, बहुत साल हो गए हैं एस्टिमेशन करते हुए, लैब में गए
3-4 साल हो गए, तो आप लोग ये देख लेना, ठीक है। मोर सॉल्ट कितना है, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2 और पोटेशियम में K2SO4.Al2SO4 होल ट्वाइस .24H2O। बैलेंस हो रहा है, K2SO4 आयनिक 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 Al2SO4 6 2 8 होल 4 लगा दो यहाँ। अब हो गया, देखो Al2SO4 होल ट्वाइस, यहाँ पे 3 लगा दो, चलो फाइनल हो गया। कौन बनेगा करोड़पति, खेल लिया। डबल सॉल्ट के बाद आएगा अब आप पे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ये याद ही नहीं होते यार, क्या करें इसे, पेपर से पहले याद करो। इनऑर्गेनिक का भी ऐसी है, थोड़ा कंसेप्ट लिखो यार खुद, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट सॉल्ट के बारे में या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। और कोऑर्डिनेट सॉल्ट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कुछ ऐसे हैं कि जैसे वो सॉलिड स्टेट या क्रिस्टल फॉर्म में है, वैसे वो एक्वस स्टेट में भी होंगे, मतलब वो आयनाइजेबल नहीं होते जैसे आपने सोचा था, ठीक है। तो दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल आइडेंटिटी, दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल आइडेंटिटी। सर ये याद नहीं आपको, नहीं, तभी तो बता रहा हूँ, अभी भी से देख लेना एक बार गूगल से, सही हो या ना हो। तो दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल आइडेंटिटी, हाँ क्वेश्चन करेंगे तब हो जाएगा दिमाग से, ऐसे नहीं होते कंसेप्ट याद। दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल आइडेंटिटी इन बोथ सॉलिड एज वेल एज एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म, ठीक है। दे एग्जिस्ट एज सिंगल आइडेंटिटी इन बोथ सॉलिड एज वेल एज एक्वस फॉर्म, मतलब दे आर नॉन आयनाइजेबल, दे आर नॉन आयनाइजेबल। ऐसे आयनाइज नहीं होंगे जैसे आपने सोचा था, होंगे तो बट वैसे नहीं होंगे जैसे आपने सोचा था। इसका एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6 ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख लोगे। और एक है निकल टेट्राकार्बोनिल NiCO होल 4, NiCO होल 4, कोऑर्डिनेशन ये बना देना निकल टेट्राकार्बोनिल। वैसे K4 बाहर होता है, K4FeCN होल 6 ऐसा आप लिख सकते हो, Fe पे ये नहीं लगाते। हालांकि ये सारे रूल बाद में बताऊंगा, ये क्या है वो देख लेंगे बाद में। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और वो लगा देंगे आगे, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये थी यार, आप पे एडिशन कंपाउंड 2 तरह के हैं, एक है डबल सॉल्ट, एक है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। डबल सॉल्ट जैसा सॉलिड या क्रिस्टल फॉर्म में दिख रहा है वैसा वो एक्वस फॉर्म में नहीं होता, वो आयनाइज हो जाता है। उसका एग्जांपल है मोहर सॉल्ट या पोटेशियम। जबकि कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जैसा सॉलिड फॉर्म में है वैसे ही आपको एक्वस फॉर्म में भी मिलेगा, ये नॉन आयनाइजेबल होंगे। और इसके 2 एग्जांपल ये रहे। क्लियर है, इतनी बातें याद रख लोगे, शाबाश। देखो अब हमें टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, इसकी बात खत्म हो गई। अब हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट से रिलेटेड है। तो देखो क्या है, बात करेंगे हम यहाँ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आप बोल सकते हैं। इनके साथ जो टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड हैं उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे हो सकता है आप पे सेंट्रल मेटल क्या है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कौन, K4FeCN होल 6, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखना चाहेंगे सेंट्रल एटम को, ठीक है। दीज आर या दे आर मेटल्स, आयंस। ये मेटल्स के क्या होते हैं, आयंस होते हैं या एलिमेंट होते हैं या एटम होते हैं, ठीक है। वैसे जैसे आप ऐसे कंपाउंड बनाते हो तो आपको एलिमेंट ही लिखना चाहिए, एटम्स नहीं निकला चाहिए, ठीक है। तो दे आर मेटल आयन एलिमेंट एटम्स विच आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इन्हीं के चारों तरफ सारी गाथाएं लिखी जाती है, सारी स्टोरी होती है। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस पूरे कंपाउंड के, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होंगे, हाई कटायनिक चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ और बात, यहाँ पे एक ऐसे फॉर्म में पाया जाएगा तो यहाँ पे ये Fe3+ फॉर्म में पाया जाएगा। और दूसरी बात ये क्या होगा, यहाँ पे एक तरह का लुईस एसिड का आयन होगा, लुईस एसिड का क्या होगा, आयन होगा। और आयन ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही होगा,
ठीक है। तो बेसिक सी बात है, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। नाउ लाइगेंड्स क्या होते हैं, लाइगेंड्स के बारे में बात करते हैं। दीज आर लुईस बेसिस, दीज आर लुईस बेसिस, ये एक तरह के क्या होते हैं, लुईस बेसिस होते हैं। आइदर दे हैव लोन पेयर, आइदर दे हैव लोन पेयर, या तो इनमें लोन पेयर होंगे और या तो इनमें नेगेटिव चार्ज होगा। आइदर दे हैव लोन पेयर्स, जैसे CN पे होता है, CN पे होता है ना लोन पेयर इधर, और वाटर पे होता है H2O ऊपर नीचे, है ना। और या तो आपका NH3 होता है, उसमें होता है ऐसा। तो या तो इनमें लोन पेयर होंगे और दे कंटेन, या तो इनमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। या तो लोन पेयर होंगे या तो नेगेटिव चार्ज होंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। तो दे आर लुईस बेसिस, आइदर दे हैव लोन पेयर और दे कंटेन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जैसे हेलोजन हो गया, और भी बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। NO-, NO2+, कुछ भी बना लो। और कोई बताओ सर, OH-, ये हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। दे फॉर्म कोऑर्डिनेटेड partial covalent bond with ion of Lewis acid, metal ion of Lewis acid, metal-ions of Lewis acid। मतलब सिंपल सी बात है, सेंट्रल एटम के साथ, किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। कौन, ये जो लाइगेंड्स हैं, चाहे वो लोन पेयर वाले हों चाहे वो नेगेटिव चार्ज वाले हों, वो एक तरह का पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, अंदर पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इतना आपको याद रखना है, क्लियर है, इतना याद रख लोगे, शाबाश। अब एक बेसिक सी बात है, ये जो K4 है वो क्या है, काउंटर आयन। क्या है, काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या करता है, बैलेंस करता है चार्ज को, न्यूट्रल बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, तीसरी चीज़ है यहाँ पे काउंटर आयन। जैसे यहाँ पे कौन है, एग्जाम्पल यहाँ पे कौन है, K है, पोटेशियम आपका काउंटर आयन है, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे दे एग्जिस्ट टू न्यूट्रलाइज या बैलेंस, दे एग्जिस्ट टू न्यूट्रलाइज या बैलेंस द चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर, चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का चार्ज को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। जैसे देखो K4 में कुल मिला के पोटेशियम में +1 चार्ज होता है, तो यहाँ +4 होगा। और ये जो FeCN6 है, FeCN6, इसमें आपको कैसे पता चलेगा, देखो HCN हाइड्रोजन साइनाइड में H+ होता है, तो CN क्या हुआ, -1 हुआ। तो CN का -1 है और यहाँ पे 6 है, तो कुल मिला के -6 हुए। फेरस होगा +2, ये बनेगा कुल मिला के कितना, -4। तो +4 -4 इंटरेक्ट करके कितना बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो ये बैलेंस कर रहे हैं कौन, काउंटर आयन। इतनी आपको बातें याद होनी चाहिए। अब हम लाइगेंड का टाइप देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समय बचाते हैं, चलो।